नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे तो आज से बिहार में देखिए शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। हालांकि फिलहाल 11वीं से ऊपर के ही क्लास लगेंगे और साथ ही क्लास में 50% छात्रों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। कोविड को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। शिक्षण संस्थान के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। तो वहीं वैक्सीनेशन करा चुके शिक्षक और कर्मचारियों को इस संस्थान में प्रवेश की इजाजत होगी। तो आज से स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन 11वीं के ऊपर जो स्कूल कॉलेज हैं उनको ही अनुमति दी गई है कि वो खुल सकेंगे, वहां कक्षाएं हो सकेंगी। लेकिन खास व्यवस्थाएं कोविड गाइडलाइन के लिए की गई हैं। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है और जांच के बाद ही प्रवेश किया जाएगा। 50% छात्रों की उपस्थिति होगी। इसके अलावा जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो वैक्सीन अगर वो ले चुके होंगे तभी वो कॉलेज या स्कूल आ सकेंगे, नहीं तो उन्हें आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अब बात जनता दरबार की, तो 5 साल बाद एक बार फिर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाएंगे। आज गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार, कारा, मद्य निषेध, उत्पाद निबंधन, निगरानी और खान एवं भूतत्व विभाग के मामले लिए जाएंगे। इस बार मुख्यमंत्री सचिवालय 4KG में जनता दरबार लगाया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग में जनता दरबार लगाया जाता था। 2006 से 2016 तक लगातार 10 साल तक जनता दरबार लगता रहा, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद ही नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया था कि वो फिर से जनता दरबार लगाएंगे। जनता दरबार में आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट और कोरोना टीकाकरण जरूरी होगा। तैयारियों को लेकर सीएम खुद स्थल पर पहुंचे और जायजा भी लिया। उन्नीस 1999 के चर्चित सेनानी नरसंहार मामले में बिहार सरकार की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कुछ दिन पहले इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत से दोषी ठहराए गए 15 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था और साथ ही निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को भी रद्द कर दिया। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर कल जस्टिस अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी की बेंच सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि 18 मार्च 1999 को मौजूदा अरवल जिले के करपी थाना के सिनारी गांव में 34 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने 2016 को 11 आरोपियों को फांसी की सजा और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लगातार बारिश से बिहार की नदियां फिर से उफान पर हैं। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कहीं बांध पर खतरा मंडरा रहा है तो कहीं शहरी इलाकों में ही पानी घुस गया है। कुछ जगहों पर जलजमाव से पूरा इलाका झील में तब्दील हो गया और लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। बाढ़ से हाहाकार की ये तस्वीरें दरभंगा के केवटी ब्लॉक की है, जहां बाढ़ का पानी लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है। असरहा के साथ जलवारा पंचायत में भी सड़क संपर्क टूटने के बाद एनडीआरएफ की टीम लोगों के लिए देवदूत बनी है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी है। रेस्क्यू की ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर जैसे जनता को गांव से ला करके रोड तक छोड़ रहे हैं और रोड से फिर गांव में पहुँचा रहे हैं। दरभंगा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे शहरी इलाकों में फैल रहा है। आधुनिक बस स्टैंड में घुटनों भर पानी जमा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टैंड के अंदर में पानी भरा हुआ, गाड़ी लगेगी कहाँ? बाहर मेन रोड पे लगाते हैं तो थाना प्रभारी कहता है खाली सटका से मार रहा है, स्टाफ को वहाँ से भगा रहा है। मजबूरी में पानी में आके खड़ा हो गए, क्या करेंगे? बेतिया के नरकटियागंज में बारिश के कारण सिकरना नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के बांध पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सिकटा प्रखंड के कदमुआ घाट पर बना सिकरना नदी का बांध जर्जर हो गया है। बाढ़ के खतरे की आशंका को लेकर ग्रामीण दहशत में हैं। पूरा बांध टूट गया है। बांध टूट जाने के बाद में देखिए गाछ पेड़ जो है वो रोका हुआ है। अब ये भी टूट जाएगा तो पूरा गांव भी बर्बाद हो जाएगा। मधुबनी में भी लगातार बारिश के बाद स्थिति भयावह हो गई है। ज्यादातर कॉलोनियों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बीते कई हफ्तों से लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। घरों से बाहर निकलने के लिए लोगों को कमर भर पानी से गुजरना पड़ रहा है। निकल नहीं पाते हैं, हम लोग का बच्चा भूख मरता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसको कहेंगे? यही लिए कोई किसी आता खींच करके ले जाता, कोई सुनता थोड़ी है।
वैशाली के महनार में भी भारी बारिश के बाद कई मोहल्ले झील में तब्दील हो गए हैं। इसाकपुर के वार्ड नंबर 22 में सड़क से लेकर घरों तक में पानी जमा होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार, दरभंगा से विपिन कुमार दास, मधुबनी से अमित रंजन के साथ वैशाली से राजीव मोहन की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के कांटी में बूढ़ी गंडक नदी के बांध में एक बार फिर तेज रिसाव शुरू हो गया है। नगर परिषद के वार्ड संख्या 11 के कोठिया में रिसाव शुरू हुआ है। रिसाव की सूचना जैसे ही लोगों को मिली, इलाके में अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों लोग बांध के पास पहुंच गए। ग्रामीण खुद से ही बांध की मरम्मत में लगे हुए हैं। जल संसाधन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। बांध को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। रिसाव में काफी तेज गति से पानी भी बह रहा है। यहाँ सारे लोग और यहाँ पे सर प्रशासन भी सब आए हुए हैं और सारे समाज मिलके इन लोगों सबको बांधा जा रहा है। तत्काल के लिए सारा व्यवस्था किया जा रहा है। क्या लग रहा है? क्या लग अभी तो ठीक है। अभी प्रयास तो हो रहा है कि इसको अच्छा से बांध दिया जाए, लेकिन बांध की स्थिति बहुत दयनीय है, काफ़ी दयनीय है। अभी जिला से भी तो कोई आया नहीं, लेकिन अपने गांव समाज के लोग ही अपने प्रयास करके इसको बांधा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से भी कोई व्यवस्था भी नहीं किया जा रहा। सुधीर हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, क्या रिसाव बंद हो पाया, मरम्मती का काम हो पाया, या फिर अब भी वहां काम चल रहा है? फिलहाल वहाँ काम चल रहा है। अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। जिस तरीके से रिसाव हो रहा है वह अभी पूर्णतः बंद नहीं हुआ है। जल संसाधन की टीम है और स्थानीय लोग बड़ी रुचि के साथ मदद कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रात में जब रिसाव की बात सामने आई तो कितनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग जुट गए और लोगों ने खुद से वह पूरा कार्य अपने हाथों में ले लिया। तो यह खतरे की घंटी है, क्योंकि वहां अगर बांध टूटता है तो एक बड़ी आबादी उससे प्रभावित होगी। बांध के ठीक बगल में बहुत घनी बस्ती है, तेज धारा बहेगी तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होगी, तबाही आ सकती है। सुधीर, तो क्या अचानक रिसाव शुरू हुआ या फिर ये कवायद पहले से हो रही थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पर? देखिए, इस पूरे मामले में जल संसाधन विभाग की लापरवाही सामने आई है। बाढ़ से पूर्व जो बांधों की मरम्मत और उनमें ठीक करने की बात आती है तो इसी में कमी की वजह से ये मामला सामने आया है। ये रिसाव लगभग 15 दिनों से थोड़ा थोड़ा करके हो रहा था और इस पर स्थानीय लोग लगातार सूचना दे रहे थे, लेकिन नदी में पानी इतना भर गया था कि जल संसाधन विभाग के पास भी कोई ठोस कारगर उपाय नहीं था। इसलिए उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत कुछ किया नहीं किया। शनिवार से तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि डर कितना है लोगों में कि अगर बांध का पानी यहां से निकलता है, टूटता है यह बांध, तो कितनी परेशानियों के लोग खुद से मरम्मती के लिए आ गए। मुजफ्फरपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं काठी इलाके में। देखिए कैसे बांध का रिसाव शुरू हुआ और उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और बूढ़ी गंडक में बांध का रिसाव हो रहा और फिलहाल मरम्मती का काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। राजधानी पटना में दबंगों के कहर की शिकार एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ 2 दिनों तक थाने में गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से के आगे कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद महिला इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। आज एसएसपी से गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक तरफ एसएसपी साहब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए क्राइम मीटिंग कर रहे थे, पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनने का पाठ पढ़ा रहे थे, तो दूसरी ओर इंसाफ के लिए एक मां 2 बच्चियों के साथ एफआईआर की कॉपी लेकर उन्हीं के दफ्तर के पास भटक रही थी, मगर उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं था। महिला के मुताबिक 8 जुलाई को दबंगों ने राजीव नगर इलाके में मौजूद इसके दुकान में लूटपाट की, फिर घर पर कब्जा कर लिया और महिला सहित उसकी दोनों बेटियों को पीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। तभी से ये दर दर की ठोकरें खा रही है। जिस तरीके से प्राइमा फेसी इनके साथ मारपीट की गई, इनकी बच्चियों के साथ मारपीट की गई, तो इसमें पुलिस को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इनिशिएटिव नहीं लिया और ये 2 दिनों तक थाने में केवल इस इंतजार में रह गई कि पुलिस कब इनके घर पहुंचती है। आखिरकार ये थक हार कर थाने से निकल गई और मौर्या लोग कॉम्प्लेक्स में रात में सीढ़ियों में अपने बच्चियों के साथ ये थी रात भर, और उसके बाद ये यहाँ पर है, आज मिली है हमें इस हालत में। हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या मामला है, क्या हुआ था, मार पिटाई हुई, एफआईआर तो हो गया, पुलिस क्यों नहीं गई? पुलिस कह रहे हैं हम लोग नहीं जा सकते हैं, जैसे आपका घर कोई निकाल दिया है, आपको हम नहीं निकालने गए हैं, वैसे आप जाके घर से निकालिए, हम लोग नहीं जाएंगे।
पुलिस हमेशा यही कहा आप जाइए जहाँ जाना है। जी बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है मेरे साथ भी। हम मुंह बांध करके हाथ पीछे बांध करके मारे थे मुझे। हम दोनों बहनों को दुकान में मतलब कि चारों तरफ से घेर करके सब बैठ गए थे। उसके बाद मम्मी को घर में जाके बहुत मारे हाथ पर। उसके बाद उनको बाहर वो बेहोश हो गई थी। जैस्मिन के मुताबिक 4 साल पहले ही पति ने उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद से ये अपने घर में ही किराना दुकान और ब्यूटी पार्लर चलाकर बच्चों को पाल रही थी। अब इसके घर पर कब्जा करने वालों का दावा ये है कि महिला के पति ने उन्हें वो घर बेचा है। मगर हैरानी की बात है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। वो नहीं खोलेगा तो पुलिस इतनी कमजोर है कि उसको निकलवा नहीं सकेगी बाहर। उसके लिए तो कमजोर है सर निकलवाने के लिए, ऐसे कि ना इनको निकलवा सकते हैं ना हम उनको निकलवा सकते हैं। हाँ गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे, निकलवाने का तो मेरे पास पावर नहीं है सर। तो मतलब वो इसका सामान वान भी इनका सब अंदर में था, कुछ सामान है उसका सब होगा, लेकिन निकलवाने का तो पावर नहीं है सर। नहीं, आप घर से तो बाहर नहीं निकलवा सकते, लेकिन अगर इन लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई है एसएचओ साहब तो करें, गिरफ्तार केस हुआ है, गिरफ्तार होंगे सारे लोग जो भी नाम सब। फिलहाल तो ये अपने बच्चियों के साथ सड़क पर भटक रही है। नहीं देख रहे हैं। जिस दिन महिला को घर से निकाला उसने बच्चियों के साथ रात रेलवे स्टेशन पर बिताई, फिर कोतवाली डीएसपी ऑफिस पहुंची जहां से महिला थाने भेज दिया गया, मगर वहां से उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। पुलिस के इस रवैये से पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता भी हैरान हैं। उसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें तो मारपीट की घटना एक आपराधिक घटना है, फौजदारी घटना है, उसमें तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो इनके पास जो बहुमूल्य सामान थे, इनकी बात माने तो जो आभूषण थे बच्चियों की शादी के लिए इकट्ठा कर रही थी, कई जो दूसरी चीजें वो घरों के अंदर ही कैद होकर रह गई हैं सामान जो थे, और उसको लाने की हिम्मत इन्होंने जुटाई, लेकिन वो कुछ देने के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने इनके घर पर कब्जा रखा है। और पटना पुलिस ने केवल ये एफआईआर लॉन्च कर अपना कर्तव्य जो है वो पूरा कर लिया। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर गया में एक अजीबोगरीब शादी संपन्न हुई। यहाँ शादी से पहले दूल्हे की लड़की के घर वालों ने पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पूरा मामला समझने के बाद पुलिस ने लड़के की शादी करा दी। दरअसल ये पूरा मामला 2 साल पहले तब शुरू हुआ जब चंदौती के रहने वाले संजीत कुमार से खिजरसराय के रहने वाली लड़की की शादी तय हो गई, लेकिन लड़के के पिता की तरफ से अपाचे बाइक की मांग की गई, जिसे लड़की के घर वालों ने पूरा नहीं किया और शादी तोड़ दी गई। लेकिन इसी बीच संजीत कुमार ने लड़की से मिलना जुलना और फोन पर बातचीत जारी रखा। इसी बीच लड़की का बर्थडे आया तो संजीत कुमार केक लेकर उसके घर पहुंच गया, जहां बंद कमरे में केक काटने ही वाला था वो कि लड़की के परिजनों को खबर मिल गई और लड़के को पकड़ लिया गया। पहले वहां उसकी पिटाई की गई और बाद में उसे थाने के हवाले कर दिया गया। गांव में जब हो हल्ला हुआ तब थाने में भारी संख्या में ग्रामीण और लड़के के परिजन पहुंचे, जहां दोनों की शादी मंदिर में संपन्न करा दी गई। पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मेडिकल स्टूडेंट और रिसर्चर का भविष्य दांव पर लगा है, तो कॉलेज की मान्यता पर भी खतरा बरकरार है, क्योंकि यहां फैकल्टी के अभाव में पढ़ाई से लेकर इलाज तक कार्य प्रभावित है। बावजूद इसके सरकार और विभाग तमाशबीन बने हैं। देश के प्राचीनतम राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आलम यह है कि यहाँ दाखिला लेने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स अपने दम पर डिग्री हासिल करने में लगे हैं, क्योंकि कॉलेज में फैकल्टी मेंबर की घोर कमी है। मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर के 10 में से 9 पद खाली पड़े हैं। जो एक प्रोफेसर कार्यरत हैं, वो भी महीनों से बीमार हैं। मजबूरन यहाँ पढ़ने वाले छात्र बिन गुरु के ही ज्ञान ले रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी पीजी और शोध करने वाले छात्रों को हो रही है। इस तरह से फॉलो करते हुए, टेलीफोनिक सपोर्ट लेते हुए, अन्य जगहों से या फिर विशेष जो गाइड हैं उनसे सपोर्ट लेते हुए ये लोग किसी तरह से औषधि निर्माण कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जो मेडिसिन विभाग के जो गाइड हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये देखिए औषधि निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के जो स्टूडेंट हैं, बड़ा नाम सुनकर, प्राचीनतम इतिहास की जानकारी लेकर यहाँ पर इन लोगों ने दाखिला लिया था
लेकिन यहाँ आने के बाद अब ठगा महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो हमारा सबसे पुराना कॉलेज है और इसका नाम बाहर में काफ़ी ज़्यादा है, जिसको सुन करके लोग आ तो जाते हैं, बट यहाँ पर आने के बाद आगे आपको सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। यहाँ लैब में टेस्ट के लिए जाता है दिल्ली, चाहे दिल्ली में, तो टेस्ट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ट्रायल करना रहता है। वो ट्रायल कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो जो गाइड रहता है वो अपने अनुसार बताते हैं, लेकिन हमको गाइड करने वाला कोई नहीं है। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में केरल, एमपी, यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों से एंट्रेंस पास कर दाखिला लेने वाले छात्र परेशान हैं, क्योंकि डॉक्टरों की कमी के चलते पढ़ाई के साथ ही इन छात्रों पर ओपीडी में मरीज देखने का भी दबाव रहता है। फैकल्टी के नहीं रहने से सबसे पहले हम लोगों का रिसर्च प्रभावित हो रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में जो रोगी आते हैं उन्हें देखने के लिए हम लोग ओपीडी में बैठते हैं, पर हमें भी बताने वाले या कोई सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स जो होने चाहिए उनकी नहीं रहने की वजह से ये सेवाएं बाधित हो रही हैं। Actually, I sacrificed my family and everything, and I came to Patna with lots of dreams to become a good consultant or like that. I have to pass from this college and go back to my native place Kerala. So, but now I am not getting any guidance, no any experience from teachers because there is no teachers here. कॉलेज के प्राचार्य भी मानते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा है, क्योंकि सालों से शिक्षकों के पद नहीं भरे जा रहे। इसे लेकर कई बार विभाग को पत्राचार भी किया गया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर भी जो है हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जो है कोई रीडर प्रोफेसर नहीं है। जो थे लोग वो रिटायर्ड हाल के दिनों में हो गए हैं। उन लोगों के एक्सटेंशन या पुनर्नियोजन के लिए भी मैंने सरकार को लिखा है, मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ। मैं इधर भी विशेष सचिव साहब से भी मिला था, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। कहा भी जाता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, कुछ यही हाल है आयुर्वेदिक कॉलेज पटना का, जहां पर देश भर के छात्रों ने दाखिला तो ले लिया, लेकिन यहां आकर पता चला शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में अब छात्र अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। छात्रों को डर इस बात की है कि कहीं कॉलेज की मान्यता भी खत्म ना हो जाए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर पड़ोसी राज्य यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति जारी की। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता से लेकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और हेल्थ क्लब बनाने पर जोर दिया गया है। वहीं जनसंख्या घनत्व के मामले में अग्रणी राज्यों में से एक बिहार में इस तरह की पहल अब तक नहीं की गई, लेकिन यूपी में जनसंख्या नीति के ऐलान पर सियासत तेज हो गई है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति 2020-30 का ऐलान किया है। इसके ड्राफ्ट में 2 बच्चों की नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तमाम सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा है। वहीं 2 या 2 से कम बच्चों के माता पिता को सरकारी सेवाओं को अधिकतम लाभ देने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए सख्त प्रस्ताव लागू करने पर भी विचार चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। अगर 2 बच्चों के बीच में अंतराल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके पोषण पर असर पड़ेगा। पहले असम और अब यूपी सरकार की तरफ से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात से बिहार में भी इस पर सियासत तेज हो गई है। सही बात यह है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, आबादी जो बढ़ रही है, इससे सभी परेशान हैं। लेकिन इसको पोलराइज करने के लिए, पॉलिटिकली फायदा उठाने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो इसका कोई साथ नहीं दे सकता और इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे बेहतरीन तरीका वो है जो बिहार की सरकार ने और हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार ने अपनाया है। बेहतर तरीका यह है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को तालीम याफ्ता बनाया जाए, लड़कों और लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाया जाए और इसके जरिए ही पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना बेहतर तरीका है। ये सब चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव का समय नजदीक है, लोग अपना अपना दुकान लगाता है। और कुछ लोग का काम यही है कि एक संप्रदाय विशेष के उन्माद को भड़काया जाए ताकि वोट का पोलराइजेशन हो जाए।
तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कई राज्यों ने अपने स्तर से कानून बनाया है। अब यदि यूपी सरकार जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून बनाना चाहती है तो है तो क्यों मचा है। हर बात को सियासत और मजहब के नजरिए से देखने की जरूरत है। अब ये समझिए कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात क्यों हो रही है। दरअसल बिहार में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी तेज है। साल 2001 से 2011 के बीच देश की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% की थी, तो बिहार में ये 25.07% रही। जनसंख्या वृद्धि दर का ही नतीजा रहा कि साल 2018 में बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ आंकी गई। 2021 में बिहार की आबादी 13 करोड़ होने का अनुमान है। वैसे आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा था कि महिलाओं को शिक्षा और रोजगार ही जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके जरिए बिहार में प्रजनन दर पहले से काफी कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।